इंडिया चाइना की वॉर होती है तो कश्मीर की आज़ादी का वक्त आ गया है। जंग के चांसेस हैं वहाँ Yes, I think the situation is very serious. राफेल आए हैं, all have been posted to लद्दाख। राफेल का जो मैच है वो हमारे से पढ़ना है या चाइनीज से चाइनीज पढ़ना है? नक्शा है उसमें हमारे एक्सपेंशनिस्ट प्लान्स जो हैं उन्होंने हमें ड्रैग करके बिल्कुल दीवार के साथ लगा दिया था। अब हमारे पास कोई चारा नहीं था कि हम भी यही काम करते। ठीक है, ये पाकिस्तान को जो इक़दाम है देर आए दुरुस्त आए। अगस्त 5 को पाकिस्तान ने अपना नया मैप जारी कर दिया और दुनिया को बताया कि जम्मू कश्मीर और जूनागढ़ पाकिस्तान की टेरिटरी का हिस्सा है। क्या इस तरह नक्शों में टेरिटरी शो करने से टेरिटरी मिल जाती है? प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं कि ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट है, दिन है, और शायद ये हमारी मंजिल डिटरमिन करता है, हमें बताता है कि कौन कौन से एरियाज ऐसे हैं जो फ्यूचर में पाकिस्तान का हिस्सा बनेंगे। लेकिन पैरेलल अगर देखा जाए तो वर्ल्ड ओवर मीडिया ने यह कहा कि ऐसे लगता है कि दिस इज हेलुसिनेशन, ज़हनी एतरा है। हकीकत क्या है? मेरे साथ बड़े सीनियर जर्नलिस्ट मुनीबुल हक साहब मौजूद हैं और उनसे पूछते हैं कि इसकी इनसाइट हकीकत क्या है। थैंक यू वेरी मच मुनीब साहब, बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताएं कि वाकई नक्शे बनाने से, नक्शे बढ़ाने से आपका जो टेरिटोरियल राइट्स हैं वो उसी तरह स्टैब्लिश होते हैं जिस तरह लीगली या फिजिकली होते हैं? देखिए, ये बहुत दिलचस्प सवाल आपने किया। मैं आपको याद दिलाऊंगा कि हिंदुस्तान के जो पहले वज़ीर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने अभी प्लेबिसाइट का फैसला नहीं हुआ था कश्मीर का, और उन्होंने उसके बावजूद उसको फेडरेशन में शामिल कर लिया। ठीक है, ये पाकिस्तान को जो इक़दाम है देर आए दुरुस्त आए इक़दाम है। राइट, एक बड़े मशहूर दफाई मबसर है कर्नल गुलाम जिलानी, उन्होंने कहा अपनी कॉलम में लिखा परसों कि दिस वाज लॉन्ग ओवरड्यू, ये बहुत पहले हमें कर लेना चाहिए था। राइट, अब सवाल ये है कि ये नौबत क्यों आई? ये जो एडवाइस आई है, एल्डरली एडवाइस है, ये चाइनीज़ की तरफ से आई। चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री और पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री ये आपस में पिछले 4 माह से इस मौजू पर काम कर रहे थे। अच्छा, ठीक है, नहीं लेकिन उससे उसकी बैकग्राउंड थोड़ी सी ये भी है ना कि इंडिया ने पहले अपना जो नक्शा जो है वो जारी किया, तो उन्होंने जो हमारा, बल्कि वो हमेशा ये कहते हैं कि जो हमारा आज़ाद कश्मीर है उसको वो अपनी टेरिटरी शो करते हैं, उनका इंतखाबी एजेंडा है। इसी तरह है, और इसी तरह हमारा अगर आप देखें गिलगित बल्तिस्तान को भी शायद वो अपना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इज इट रिएक्शन टू दैट, या चाइनीज की इंस्ट्रक्शन पे अब हमने कोई चीज की है या हमारा अपना इनिशिएटिव है? देखिए, हम इसमें बहुत सारी बातें, मल्टीपल बातें हो सकती हैं। एक तो ये है कि चाइनीज का भी इनिशिएटिव है, दूसरी ये हमारे पास चॉइस कोई नहीं थी। उन्होंने हमें ड्रैग करके बिल्कुल दीवार के साथ लगा दिया था। अब हमारे पास कोई चारा नहीं था कि हम भी यही काम करते। ठीक है, लेकिन यहां मैं आपको बताता चलूं कि ये कर देना काफी नहीं है। आपको जब जनरल असेंबली का जो नेक्स्ट मंथ सेशन है उसमें भरपूर तैयारी के साथ जाना चाहिए, और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल जो है उनको बताना चाहिए कि जनाब ये पाकिस्तान का हिस्सा है और इसको पाकिस्तान की वहदत तस्वर किया जाए। अगर आप इसको पाकिस्तान की वहदत तस्वर नहीं करेंगे तो फिर हमें भी हक है कि इंडिया ने जो इक़दाम उठाया है लास्ट ईयर, हम उस पर उसी पर इतराज़ उठाएंगे जिस तरह के उस पर उठाने का हक होता है। राइट, अब आप देखिए कि वर्ल्ड एट लार्ज का जो रिएक्शन है वो कोई जितना खास नहीं है। राइट, बिकॉज पाकिस्तान चाइनीज ब्लॉक पे है, सारा यूरोप और सारी फर्स्ट वर्ल्ड ये समझती है कि जो चाइना कहेगा वो पाकिस्तान करेगा। राइट, देखिए इससे 2 माह पहले नेपाल के 3 आइलैंड्स थे, काला पानी, लीपू लीक और एक आइलैंड और, इन पर इंडिया ने कब्जा करके इन पे इंडिया ने 62 वॉरमेंट पर कब्जा किया और उसने इनको अपना हिस्सा शो किया। अच्छा, नक्शे में वो भी शामिल, नक्शे में वो भी शामिल। अब ये सारी नक्शाबाजी शुरू हो गई। राइट, अब नेपाल ने उस पर ताव आया, बल्कि नेपाल ने बहुत जल्दी रिएक्ट किया, हमने रिएक्ट करने में 1 साल लगाया। नेपाल ने उसी वक्त पार्लियामेंट के सामने वो बिल पेश किया, और बिल पेश करने के बाद उसको दोनों ऐवानों से, फर्स्ट फ्रॉम द नेशनल असेंबली देन फ्रॉम देयर अपर हाउस, उसको मंजूर कराया और उसको नेपाली पार्लियामेंट, नेपाली प्रेसिडेंट ने उसको मंजूर भी करा दिया। सो इट हैज बिकम अ एक्ट। ठीक, अब आप ये देखिए कि अगर आप इसी तरह ही करेंगे, ये टिट फॉर टैट पॉलिटिक्स हो रही। हिंदुस्तान ने गलत कदम उठाया, उसका जवाब नेपाल ने दिया, उसका जवाब पाकिस्तान को देना पड़ गया। अल्टीमेटली सारा जो खित्ता है वो कशीदगी की लपेट में आ गया। राइट, मोदी जिन लाइंस पर चल रहे हैं ये लाइंस ठीक नहीं है। ये लाइन अल्टीमेटली एक कन्फ्लिक्ट को जन्म देगी। आपने देखा कि लद्दाख पर ऑलरेडी 2 स्कैरमिशेस हुई हैं, पहले मई में हुई, फिर जून में हुई, और अब वो फोर्सेस बिल्डअप हो रहा है। अब वो कहते हैं जी राफेल आ गए हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि आप मसले को पॉलिटिकली या डिप्लोमेटिकली रिजॉल्व क्यों नहीं कर रहे? अच्छा, ये लद्दाख का इशू मुझे डिटेल में आपसे डिस्कस करना है, लेकिन पहले ज़रा मैं जूनागढ़ को डिस्कस कर लूँ आपसे कि मुझे ये बताएं कि जब आप इस तरह किसी टेरिटरी को अपने नक्शे में आप शामिल करके बताते हैं कि इसकी बैकग्राउंड ये थी और ये आने वाले टाइम में भी पाकिस्तान का हिस्सा होगा, 2 चीज़ें होती हैं कि आपने पाकिस्तान के अंदर तो लोगों की जो एस्पिरेशंस हैं वो अपनी जगह पे मौजूद हैं,
जूनागढ़ के अंदर जो लोग हैं उनका रिएक्शन क्या है? वर दे हैप्पी विद दिस पाकिस्तान डिसीजन या आपको रिजेंटमेंट वहां से कुछ वहां की खबर क्या है? देखिए अभी तक वहां की कोई खबर निकली नहीं है, अभी तक वहां की कोई खबर मीडिया में आई नहीं, राइट? लेकिन जूनागढ़ इज वन ऑफ द 562 प्रिंसली स्टेट्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया, राइट? जूनागढ़ के जो नवाब थे दे वांट टू एक्सीड विद पाकिस्तान, ठीक है, बट नेहरू ने उनको कहा कि नहीं, आप पाकिस्तान के साथ नहीं जाएंगे। जो वहां की जो आबादी है वो भी पाकिस्तान के हक में थी। नेहरू ने वहां फौज कशी की, मिलिट्री ऑपरेशन किया। मनादार एक और स्टेट है, उसको भी अपनी उस फेडरेशन में शामिल किया। इस तरह जूनागढ़ और मनादार हिस्सा बन ये एट द टाइम ऑफ द इंडिपेंडेंस वहां पे दीवान सर शाहनवाज तो नहीं? बिल्कुल सर शाहनवाज सर दीवान वाज इक्विवेलेंट टू द सीनियर मिनिस्टर। अच्छा, ठीक ये 8-10 साल पहले की बात है। जो इस वक्त जो नवाब है, हम लोग कहते हैं ना कि वो प्राइम मिनिस्टर वहां पे थे, he was equivalent to the rank of a prime minister, senior minister. In fact Diwan was senior minister in the British princely states. ठीक ठीक। एक दफा 8-10 साल पहले की बात है कि नवाब खान, जहांगीर खान जी, जो इस वक्त नवाब हैं, he is 80+ now, तो वो आए तो मैंने उनसे पूछा कि जनाब ये बात दुरुस्त है कि सर शाहनवाज ने कुछ रोल प्ले किया था उसकी एक्सेशन में इंडिया के साथ? उन्होंने कहा कैटेगोरिकली इट इज रॉन्ग बिकॉज ही वाज नॉट ऑथराइज्ड टू टेक डिसीजन ऑन इन दिस रिगार्ड। बिल्कुल ठीक। वो जम्मू जो उनका एक्शन था नेहरू का, उसके आगे कोई। अच्छा, आप लद्दाख का मुझे बताएं कि लद्दाख जो है दिस इज हॉट पॉइंट इन अ वे कि वहां पे पाकिस्तान की कोई 25-30 हज़ार के करीब आर्मी मौजूद है, इंडियन आर्मी मौजूद है और चाइनीज जो है वो बड़ी तादाद में वहां पे मौजूद है। Do you see some serious things happening over there? कोई जंग के चांसेस हैं वहाँ पे? I think the situation is very serious. उसकी वजह ये है कि जो 5-5 करके दो टोलियों में जो दो सूरत में जो राफेल आए हैं, all have been posted to लद्दाख। एक जगह दौलत बेग ओल्डी जहाँ एयर स्ट्रिप है, इट इज द हाईएस्ट एयर स्ट्रिप ऑन द ग्लोब। अच्छा, आते ही उन्होंने वहां पे भिजवा दिए? आते उन्होंने वहां पर भिजवा दिए। राफेल का जो मैच है वो हमारे से पढ़ना है या चाइनीज से पढ़ना है? अच्छा, उसकी स्पेशलिटी है जो मैंने चेक की, वो कहते हैं कि पहाड़ों में जो बंकर्स होते हैं उनको हिट करने में इसको बड़ी मिसाल, इनको बड़ी महारत हासिल है। ठीक है। लेकिन मैं एक दफा सैसल चौधरी से इंटरव्यू किया था 2001 के स्टैंड अप पे, तो उन्होंने मुझे कहा कि the aircraft is not important, the man who is sitting in the cockpit is important. That's very important कि जो पायलट है, चलाने वाला है, आप जो मर्जी किसी को दे दें, अगर उसके अंदर वो एबिलिटी, टैलेंट, गट्स नहीं है, सब कुछ चाहिए, सब कुछ चाहिए। उन्होंने कहा, मैंने कहा कि सर डज ट्रेनिंग मेक्स ऑल द डिफरेंस? तो मुझे उनका बात आज भी आता है। उन्होंने कहा ट्रेनिंग मेक्स ऑल द डिफरेंस। उन्होंने कहा, मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा जी कि ये इंडिया जो है वो 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट नहीं बना पाया, हमारे हम तो बिल्कुल पीछे रह गए। तो उनका फिक्र ना करो, जब जंग हुई वी विल गो अहेड ऑफ 65। ठीक है, हाउ? तो कहने के टाइम विल टेल यू। और जब वो पिछले साल 2 तैयारी गए तो मुझे समझ में आ गया। देखिए बुनियादी तौर पर ये जो मसला है ये मोदी की हमाकत से खराब हुआ है। मोदी ने जो 5 अगस्त 2019 को हमाकत की है, उनके गले बढ़ गई है। अच्छा, अब वो उसकी जान छुड़ानी चाह रहे हैं तो जान छूट नहीं रही, ठीक है, लेकिन उनको आर्म्स बिल्डअप नहीं करने की जरूरत है। अगर आप चाइना को छेड़ेंगे तो चाइना जो इंडिया की 7 रियासतें हैं जिनको 7 सिस्टर स्टेट्स कहते हैं, जिनको चिकन कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है, कि ये मुर्ग की पतली गर्दन की तरह एक दफ़ा आप घुस गए तो आप 7 रियासतों को ऑक्यूपाई कर लेंगे। चाइना चुप करके नहीं बैठेगा। इससे मैं ये फोर्स ही करता हूँ कि अगर इंडिया चाइना की वॉर होती है तो कश्मीर की आज़ादी का वक्त आ गया है। पाकिस्तान विल हैव टू टेक अ पोजीशन वेरी सून। फैसला कुन बात जो है वो होने वाली है, वो फैसला कुन बात होने वाली है। देखिए पाकिस्तान विल हैव टू टेक अ वेरी सीरियस पोजीशन। पाकिस्तान को जंग की तैयारी करनी चाहिए। वी आर नो अदर वे, बिकॉज मोदी जो है वो जो कुछ कर रहे हैं अल्टीमेटली खित्ते में जंग होगी। चाइना और इंडिया की अगर जंग होगी तो हम चुप करके नहीं बैठेंगे। अच्छा, हम तालियां नहीं बजाएंगे। वी विल हैव टू टेक अ सेटल। हमें जरा थोड़ा सा रियलिस्टिकली भी देख लें कि अगर हम गुज़श्ता 40-50 साल का अगर टाइम देखें, पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर अगर आप देखें, तो बड़ा मुश्किल है कि आपने किसी मुल्क पे जंग करके कोई कब्जा किया हो। वहाँ पे कब्जा हुआ है जहाँ पे दूसरी तरफ बहुत कमज़ोर मुल्क है। आपके सीरिया की मिसाल ले लें, अफगानिस्तान की ले लें, इराक की ले लें, लेकिन अगर आप ये समझें कि इंडिया से हम कश्मीर ले लेंगे, बेशक हमारे साथ चाइना भी हो, डू यू थिंक इट्स अ रियलिस्टिक? देखिए मेरा ख्याल है कि इंडिया चाइना और पाकिस्तान से एट टाइम कन्फ्रंट नहीं कर सकता। अगर इंडिया करेगा तो इंडिया नुकसान उठाएगा। नहीं, वो तो ठीक है, पर लेकिन इतनी बड़ी टेरिटरी जिसमें लद्दाख है, कश्मीर है, कहने को तो हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ना, कश्मीर, लद्दाख, लेकिन टेरिटोरियल अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इट्स अ ह्यूज टेरिटरी। 38,000 स्क्वायर जो ट्रेन है वो ऐसी है कि विच इज वेरी डिफिकल्ट ट्रेन एक्चुअली। इट इज अ हॉरेंडस ट्रेन, राइट। लेकिन यहां मैं आपको बताऊं, देखिए इंडिया और चाइना जब आपस में लड़े, इंडिया को बहुत मार पड़ी।
62 کی مثال رات میں آپ کے مضمون جب لیکن جب مار پڑے گی تو بے شمار جو انٹرنیشنل پلیئرز ہیں وہ صلح کروانے کے لیے آ جائیں گے. آپ 6 دن 8 دن مار لیں گے ان کو, 6-8 دن میں کشمیر تو فتح نہیں کر سکتے. دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اگر اس کی کوشش ہے چائنا کی کہ زیادہ سے زیادہ وہ رقبہ جو ہے وہ لے لے, چائنا کی کوشش ہے. اچھا ایک اور بڑی اہم بات جو ہوئی ہے کہ چائنا ہیز ایمرجڈ اے ویری امپورٹنٹ پلیئر ان دی ریسنٹ کشمیر ڈسپیوٹ. پوزیشن یہ ہے کہ 46% آف دا کشمیر ٹیریٹری از انڈر دا کنٹرول آف انڈینس which they occupied it. 38% پاکستان کے پاس ہے جبکہ 16% پاکستان چائنا کے پاس, رائٹ. اب آپ دیکھیں کہ یہ ٹرائلیٹرل ڈسپیوٹ تھا بٹوین انڈیا, پاکستان اینڈ کشمیریز. اب چائنا ہیز ایمرجڈ ایز the most important stakeholder in this dispute. اب اس پر ہندوستان کو عقل کرنی چاہیے. ہندوستان 2 ملکوں سے ایٹ اے ٹائم نہیں لڑ سکتا, چائنا اور پاکستان. اس کو چاہیے, اب انہوں نے کیا کیا لاسٹ ایئر, اس نے جب اس کو تبدیل کیا تھا اسٹیٹس ویلی کا تو پاکستان ناراض ہو گیا, لداخ کو یونین ٹیریٹری بنایا, چائنا ناراض ہو گیا. اگر وہ دونوں کو یہ نہ چھیڑتا, باری باری کر کے چھیڑتا تو شاید اس لیول کا ریسپانس نہ ہو. ٹھیک ہے. اچھا منیب صاحب مجھے بتائیں کہ August 5 جو ہے یہ ہسٹوریکلی بہت امپورٹنٹ ہوتا جا رہا ہے. کشمیر والا معاملہ ہوا, پھر اگر ہم ریسنٹلی دیکھیں تو ہم نے اپنا نقشہ جو ہے اس کو امینڈ کر کے دوبارہ August 5 کو ہم نے ایشو کیا. پھر آپ دیکھیں کہ بابری مسجد کی جگہ پہ جو رام مندر ہے وہ بھی August 5 کو اس نے کر دیا. ہسٹوریکلی آپ دیکھیں تو آپ نے بڑی مزیدار ایک مجھے بات بتائی کہ مغل اعظم بھی August 5 کو. ایبسلیوٹلی. دیکھیے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہندوستان جو تھا وہ ایک پلورلسٹک سوسائٹی تھی. مودی نے وہ پلورلزم جو ہے ہندوستان کا کثیر الجہتی وہ ختم کر دیا. اب آپ جب دیکھیں لیکن مودی نے یہ کیا یا آر ایس ایس نے دیکھیں, مودی از اے شو بائے آر ایس ایس جب سے ہی از جسٹ اے کنٹینیوٹی اور پلیئر آف آر ایس ایس. لیکن 1923 سے اگر آپ دیکھیں تو یہی چیز ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ انتہا پسندی جو ہوتی ہے اس کی عمر 2 سال ہوتی ہے, 1 سال 2 سال ہوتی ہے, اس کے بعد یہ بیک فائر کرتی ہے. مودی کو ابھی تک یہ احساس نہیں ہو رہی کہ ان کی انتہا پسندی, پاکستان پالیسی, چائنا پالیسی ساری بیک فائر کر گئی ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ ہم جس خطے میں رہتے ہیں یہ دنیا کی 3 میجر نیوکلیر پاورز ہیں, چائنا, پاکستان اینڈ انڈیا. اب یہ تینوں جو نیوکلیر پاورز ہیں یہ سائڈ بائی سائڈ ایگزسٹ اسی وقت کریں گی جب ان میں پیسفل کو ایگزسٹنس ہوگی. نہیں لیکن ایک تک اگر آپ کے پاس فیشسٹ گورنمنٹ ہے اور وہ گورنمنٹ ایسی ہے جس کے پیچھے انتہا پسند لوگ ہیں, اور یہ فیشسٹ گورنمنٹ سب سے پہلے ہندوستان کو نقصان پہنچائے گی جس طرح نقصان پہنچا رہی ہے, رائٹ. کل میں راجیہ سبھا میں ایک ڈیبیٹ میں دیکھ رہا تھا تو ان کی ایک ممبر کہہ رہی تھی مودی کو مخاطب کر کے, تم نے ہمارا ملک تباہ کر دیا, تم نے دیش کی اکھنڈتا کو نقصان پہنچایا ہے. پرانا کلپ ہے لیکن چلا آج کل وہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو مطلب میرا کہنے کا یہ ہے کہ انتہا پسندی جو ہوتی ہے اس کا ایک بڑا شارٹ ڈیوریشن ہوتا ہے, اس وقت تک چل جاتی, اس کے بعد یہ پھر آپ کو نقصان پہنچاتی ہے. مودی صاحب کو آج تک احساس نہیں ہو رہا اچھا کہ یہ جس لیول پر وہ معاملات کو لے آئے ہیں, یہ اگر جنگ کی طرف گیا تو ہندوستان, کشمیر اور نارتھ ایسٹ, دونوں نارتھ ایسٹ کی 7 ریاستیں ہیں جن کو 7 سسٹر اسٹیٹس بھی کہتے ہیں, میگھالیہ ہے, تریپورہ ہے, آسام ہے, میزورام ہے, یہ سب جو ہے وہ ہندوستان کے کنٹرول سے. ٹھیک ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ انڈیا کی جو فورن ڈپلومیسی ہے اس کی ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ دے آر ویری اگریسو اینڈ آل دیٹ. ہمارے لوگ جب باہر جائیں گے تو کیا ان کو جو ہمارا نیا نقشہ ہے اس میں ہمارے ایکسپینشنسٹ پلانز جو ہیں اس کے حوالے سے کوئی ٹف ٹائم تو نہیں ملے گا ورلڈ اوور؟ دیکھیے میں اس کا حل یہ ہے کہ تمام ایمبیسیز کی ویب سائٹ پہ یہ نقشہ لگایا جائے, نمبر 1. نمبر 2 کہ جس وقت جنرل اسمبلی کا سیشن ہو تو پرائم منسٹر کو خود جانا چاہیے, فارم منسٹر کو ساتھ جائیں اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو بریف کریں کہ یہ نقشہ کیوں ضروری تھا. یہ نقشہ اس لیے ضروری تھا کہ ہندوستان نے پاکستان کو بالکل دیوار کے ساتھ لگا دیا تھا. ٹو کیپ دا ریکارڈ اسٹریٹ, یہ نقشہ جو ہے وہ آپ کہیں کہ جس سلامتی کونسل میں جو پاکستان کا نقشہ اس میں آفیشلی اس کو بھی رکھا جائے. ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ. ہاں بہت شکریہ. یہ بڑی زبردست ایک ڈبیٹ ہے جو کہ چلتی رہے گی, لیکن ہمارا انپٹ بڑا امپورٹنٹ تھا کہ جو کرنٹ حالات ہے اس میں جو پاکستان کا نیا نقشہ ہے اس سے ورلڈ اوور ریئیکشن کیا آنے والا ہے, ہمارے یہاں پہ لوگوں کی جو ایسپیریشنز ہیں وہ کس طریقے سے آگے بڑھیں گی, اور انڈیا کے اندر جو ریئیکشن ہے وہ بھی ہم نے ڈسکس کیا. آئی ہوپ اٹس گوئنگ ٹو بی اے بٹ انفارمیٹیو. تھینک یو.